Okay, good afternoon, students. The screen is visible or not? Students, please answer. The screen is visible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. Now let's we start with the Maxab layer. Okay. So earlier, I think you have studied about the static and dynamic channel allocation. Okay, what does it means? Anyone can answer? मानव मानव देवनानी देववानी मानव माइक ऑन करिए बेटा अपना. Can you answer what is the meaning of static and dynamic channel allocation in Maxab layer? I can't hear you, Manav. Yes, ma'am. Okay, Hello. what does it mean? Yes, I can hear. What is the meaning of static and dynamic channel allocation, or what the word meaning channel allocation? Oh, ma'am, I don't know. Okay, so Mayur Paliwal, Mayur, what is the meaning of channel allocation? Channel allocation. आपको भी नहीं पता बेटा? No. आप में से बेटा कौन आंसर कर सकता है? चैनल एलोकेशन का मीनिंग क्या है? किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सअप लेयर में? Everyone knows that data link layer has two part. Okay, one is the logical link control layer LLC and another is the max sub layer, which is the media access control sub layer. Okay, so when we discuss about the channel allocation method, the channel allocation की बात कहाँ से आई? क्योंकि हमने एक assumption लिया है कि we have a shared common channel. एक कॉमन चैनल है जिसे हमें शेयर करना है किसके बीच में? उन यूजर्स के बीच में जो एक्चुअली आपका नेटवर्क यूज करना चाह रहे हैं, है ना? जो यूजर्स हैं दे यूज द कॉमन शेयर्ड मीडियम. ठीक है, वो कॉमन शेयर्ड मीडियम यूज करने के लिए व्हाट इज द बेसिकली द प्रोविजन टू अडॉप्ट द चैनल और टू एक्वायर द चैनल, है ना? जिसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि सपोज आपकी एक ही लैब है ना? एक लैब में अगर मुझे 5 अलग अलग क्लासेस लगानी है तो मुझे टाइम स्लॉट तो देखना पड़ेगा कि किस स्लॉट में. बेटा आप माइक बंद कर दीजिए अपना. तो अगर एक ही लैब है, उस लैब में अगर मुझे टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम स्लॉट मुझे अगर कोई लैब लगानी है किसी सब्जेक्ट की या मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल लैब लगानी है तो मुझे टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, है ना? अगर फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कोई और सब्जेक्ट की लगी है किसी और क्लास की तो सेकेंड 2 लेक्चर्स में मैं फिर किसी थर्ड क्लास की लगा सकती हूँ. तो ये चैनल एलोकेशन मेथड क्या है आपका कि जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं जिसको अपन वायर्ड मीडियम बोलते हैं या वायरलेस मीडियम बोलते हैं, है ना? उस वायर्ड या वायरलेस मीडियम को अगर मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस केस में किसकी प्रायोरिटी हाई होगी या किस पर्टिकुलर यूज़र को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी चैनल यूज़ करने की, है ना? और दूसरा, अगर मल्टीपल यूजर्स एक साथ चैनल एलोकेशन की रिक्वेस्ट करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि सम फ्रेम्स और डेटा में कोलाइड. ठीक है, तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो इसीलिए चैनल एलोकेशन मेथड्स डिफाइन किए गए हैं ताकि मल्टीपल यूजर्स कॉमन चैनल को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में यूज़ कर पाएँ. ठीक है, दैट इज़ द वर्ड मीनिंग ऑफ चैनल एलोकेशन. क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्लास में किसी से भी पूछ सकती हूँ बेटा, तो आप प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा. ठीक है, तो इस जैसे ये आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैंने लिखा है ना, मैक क्या है आपका? मीडिया एक्सेस कंट्रोल. दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर. ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द डेटा लिंक लेयर और इसका रोल क्या है? एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना मल्टीपल यूजर्स को जो कि साइमल्टेनियसली यूज़ करने की. तो इस तरह से एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देना, एक्सेस करने की परमिशन देना ताकि लॉसेस कम से कम हो, डेटा लॉसेस या फ्रेम लॉसेस कम से कम हो, कोलिजन आपके कम से कम हो. ठीक है, नाउ
अब स्टैटिक एंड डायनामिक चैनल एलोकेशन क्या होता है ना, वो चीज़ अपन को देखना पड़ेगी एक बार कि स्टैटिक एंड डायनामिक चैनल एलोकेशन में क्या चीज़ हम समझ रहे हैं ना। तो देर आर टू मेथड्स है ना, अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक चैनल एलोकेशन की, है ना। तो देर आर बेसिकली स्टैटिक चैनल एलोकेशन। अब स्टैटिक चैनल एलोकेशन में आप हम दो एक्चुअली मेथड यूज करते हैं। वन इज है ना एफडीएम, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, और दूसरा है हमारा टीडीएम, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आई थिंक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा डेटा कम्युनिकेशन इसके बारे में, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करूँ तो इस तरह से आपने कुछ अजम्पशंस देखे होंगे कि ये कोई चैनल है आपका जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे रन होता है। चैनल 1 है फॉर एग्जाम्पल, ये चैनल 1, ठीक है। दूसरा है सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग है, जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे रन होता है, ये है सपोज चैनल 2 आपका, ठीक है। ये है आपका तीसरा चैनल जिसकी फ्रिक्वेंसी कुछ अलग है, ठीक है, ये चैनल 3 है। तो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या है मतलब, बेसिकली कि वी आर अलॉटिंग सम फिक्स फ्रिक्वेंसी स्लॉट्स फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो अगर मैं कंबाइनली डिफाइन करूँ कि दीज आर द डिफरेंट चैनल्स that can use these particular common shared medium, ठीक है। ये अलग अलग चैनल्स हैं आपके, सपोज इनकी इसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये कि हम चैनल एलोकेशन मेथड में जो हमारा स्टैटिक मेथड था वो क्या था कि हमने फिक्स फ्रिक्वेंसी स्लॉट्स अलॉट कर दिए कि इस फ्रिक्वेंसी पे ये चैनल या ये यूज़र यूज़ करेगा या ये चैनल की ब्रॉडकास्टिंग होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, है ना, अगर अपन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, ठीक है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आपके फिक्स टाइम स्लॉट्स मिले हैं, है ना। फिक्स टाइम स्लॉट मतलब है कि इस ड्यूरेशन में ये चैनल यूज़ कर सकता है या इस ड्यूरेशन में ये दूसरा यूज़र चैनल यूज़ कर सकता है। तो देर आर फिक्स टाइम स्लॉट लाइक T1, T2 एंड T3, ठीक है। बट सिर्फ इतना ही डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हेन वी आर अप्रोचिंग फॉर द ट्रैफिक, मतलब अगर ट्रैफिक आपका ज़्यादा है तो उस केस में आपका एफिशिएंसी क्या होगी, टाइम डिले कितना होगा, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है ना। तो अपन ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल वे में जब अपन सिंगल चैनल को अलोकेट करते हैं, है ना, जैसे अपन टेलीफोन ट्रंक लाइन अलोकेट करते थे ना पहले, कि आपको इस यूज़र को यूज़ करना है पहले टेलीफोन लाइन, उसके बाद दूसरा यूज़ कर सकता है। तो अगर मल्टीपल यूज़र को साइमल्टेनियसली करना है तो कैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइम डिले फॉर दीज स्टैटिक चैनल एलोकेशन मेथड, है ना। स्टैटिक मतलब फिक्स चैनल एलोकेशन मेथड। तो सपोज आपका टाइम डिले मेंशन किया है, इसको अच्छे से समझिएगा बेटा। टाइम डिले मेंशन किया है आपका फॉर एग्जांपल टी से, ठीक है। देन कैपेसिटी ऑफ द चैनल, कैपेसिटी ऑफ चैनल का मतलब है कि कितने बिट्स वो ट्रांसमिट कर सकता है पर सेकंड, दैट इज सी बिट्स ट्रांसमिट कर सकता है, बिट्स पर सेकंड ये ट्रांसमिशन कर सकता है, ठीक है। और मेजरमेंट है अराइवल रेट ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अराइवल रेट मतलब कितने फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है, कितना फास्ट जनरेट हो रही है फ्रेम, दैट इज लैम्ब्डा फ्रेम्स पर सेकंड,
है ना। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, दैट इज पार्ट ऑफ द स्टैटिक एंड डायनामिक चैनल एलोकेशन, कि आप जब टाइम स्लॉट एलोकेट करते हो तो उसमें अराइवल रेट का क्या मतलब है ना, कैपेसिटी कितनी है चैनल की और डिले कितना है ट्रांसमिशन में। तो ये टाइम डिले इज मेंशन एट टी, कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज सी बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। अराइवल रेट इज लैम्बडा, दैट इज अराइवल रेट मेजर्ड इन फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब कितनी सेकेंड्स में कितनी फ्रेम्स आपकी जनरेट हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चैनल पे लोड आएगा। तो अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ, टाइम डिले कैलकुलेट करूँ, दैट इज 1 म्यू सी माइनस लैम्बडा, ये फिक्स है स्टैटिक चैनल लोकेशन के लिए। जब आपको ये पता है कि आपका लोड भी फिक्स है, मतलब आपका चैनल पे लोड या नंबर ऑफ फ्रेम्स भी फिक्स है, कैपेसिटी चैनल की फिक्स है और अराइवल रेट भी फिक्स है आपका, ठीक है। उस केस में स्टैटिक टाइम डिले है वो है 1/μc माइनस लैम्बडा। बट ऐसा जनरली होता नहीं है ना। अगर मुझे आपको मैंने ये कंडीशन दी है कि आपको आप एक सिंगल चैनल को या एक हमारा करियर यूज़ कर रहे हैं या जो चैनल यूज़ कर रहे हैं उसको हमने n डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी उसके कितने यूज़र्स हो गए, n यूज़र्स हो गए, ठीक है। और ईच चैनल या जो हर चैनल है वो c/n बिट्स पर सेकेंड से वर्क कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि हर एक चैनल जो है या जो यूज़र जो है वो c/n बिट्स पर सेकेंड से ट्रांसमिट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, जो हमारा सिंगल चैनल था, है ना, सिंगल चैनल में तो कैपेसिटी आपकी सी थी, बट अगर चैनल को मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी देखो चैनल वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो वो चैनल आपका फ्रिक्वेंसी के लिए जो अलोकेट करते हैं चैनल, उससे मत समझिएगा। चैनल का मतलब है आपका जो आपका मीडियम है, ठीक है। उस मीडियम को अगर मैं n स्लॉट्स में डिवाइड कर रही हूँ, n स्लॉट मतलब n यूजर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में आपका बिट्स पर सेकंड का जो ये कैपेसिटी जो वो चेंज हो जाएगी, वो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, c/n बिट्स पर सेकंड, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी कम हो गई ट्रांसमिशन की, है ना, स्लो हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये किस बेसिस पे है, जब मैंने चैनल को n स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया तो मेरी कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी c/n बिट्स पर सेकेंड। जब आप ये स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला में हम रखेंगे वैल्यू, तो ये क्या आएगा आपका, जैसे मैंने रखा 1 है ना म्यू, कैपेसिटी c थी तो c की जगह कितनी हो गई कैपेसिटी, c/n हो गई, ठीक है। और अराइवल रेट लैम्बडा था तो वो कितना हो गया, λ/n। वो क्यों हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही यूज़र के थ्रू फ्रेम्स अराइव हो रही थी, एक ही यूज़र एक ही चैनल अराइव कर रहा था या एक ही चैनल से फ्रेम आपकी जनरेट हो रही थी। तो उसके लिए अब हमने क्या किया, n स्लॉट्स डिफाइन किए हैं, तो n नंबर ऑफ चैनल से n नंबर ऑफ यूज़र से आपके फ्रेम्स जनरेट होगी, तो ये कितना हो गया, λ/n हो गया, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो n डिवाइड बाय म्यू सी माइनस लैम्बडा, क्या आया ये, दैट इज 1/म्यू सी माइनस लैम्बडा इंटू n, है ना। ये क्या है आपका t जो हमने पहले निकाला था, यहाँ देखेंगे ये t है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब अगेन t क्या हो गया आपका इस केस में, जब आपका n स्लॉट्स में डिवाइड हुआ है और चैनल कैपेसिटी चेंज हो गई है, दैट इज म्यू सी माइनस लैम्बडा इंटू n। इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं पी एम से। तो ये क्या मतलब हो गया कि जब आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्स्टी नेचर ऑफ ट्रैफिक है, बर्स्टी नेचर का क्या मतलब है कि ट्रैफिक आपका हर बार इंक्रीज हो रहा है, उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, n इंटू टी क्या हो गई, वर्स्ट केस टाइम डिले हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिले तब लगेगा जब आपने विदाउट प्रायर डिसीजन मेकिंग कि किस यूज़र को पहले चैनल को यूज़ करना है ना, उस केस में आपके चैनल पे लोड बढ़ जाए टी, मतलब जितना एक सिंगल चैनल का लोड था उतना जितने मल्टीपल चैनल्स आपने डिवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उतना लोड उतना बढ़ जाएगा, उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ वर्स्ट केस। ये वर्स्ट केस आपका टाइम डिले है जो कि स्टैटिक एंड डायनामिक चैनल एलोकेशन में परमिसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए ही फिर हमारा जो दूसरा मेथड है जिसको अपन डायनामिक चैनल एलोकेशन बोलते हैं, वो डायनामिक चैनल एलोकेशन आया, ठीक है।
ये आया बेटा समझ में? स्टैटिक चैनल एलोकेशन में अपने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज देखा कि फिक्स या स्टैटिक चैनल एलोकेशन में जब अपन टाइम डिले कैलकुलेट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द चैनल कि कितने बिट्स पर सेकंड वो ट्रांसमिट कर सकता है। दूसरा अराइवल रेट क्या है, यानी फ्रेम्स कितनी फास्ट जनरेट हो रही है, वो आपका फ्रेम्स पर सेकंड में जनरेट होती है। फिर इससे हम टाइम डिले जब निकालते हैं, दैट इज टी इक्वल्स टू 1/μc माइनस लैम्बडा। ये यहाँ लिखा है मैंने, देखो, है ना। तो ये क्या बता रहा है बेसिकली, इतना टाइम डिले कंसिडरेबल है अगर आपका स्टैटिक है अलोकेशन तो, है ना। बट जब आपका वेरिए मतलब जब आपने चैनल को आपने डिवाइड कर दिया, यानी नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो गए। अभी इस केस में क्या था, एक ही यूजर था आपका, ठीक है, सिंगल यूजर था। बट यहाँ पे अब यूजर कितने हो गए आपके, एन यूजर्स हो गए। जब एन यूजर्स हो गए तो कैपेसिटी भी आपकी डिवाइड हो जाएगी नंबर ऑफ यूजर्स के अकॉर्डिंग, और अराइवल रेट भी आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इतनी फास्ट प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, सी को सी बाय एन से, और एल को रिप्लेस करा, लैम्बडा को रिप्लेस करा लैम्बडा बाय एन से। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि हमने चैनल को डिवाइड कर दिया था, है ना। हमने नंबर ऑफ यूजर्स के अकॉर्डिंग चैनल डिवाइड किया, दैट इज सी बाय एन माइनस लैम्बडा बाय एन। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एन इंटू टी, यानी जितना टाइम डिले एक यूज़र के लिए लग रहा था उससे मल्टीपल टाइम्स। कितना मल्टीपल टाइम्स, जो एन जितने आपके चैनल अलोकेट किए हैं या जितने आपने यूज़र डिवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वर्स्ट केस टाइम डिले हो जाएगा, है ना, जो हम स्टैटिक चैनल एलोकेशन में अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमने स्विच करा डायनामिक चैनल एलोकेशन पे। तो डायनामिक चैनल एलोकेशन का क्या मतलब है कि जब आप ये मान के चल रहे हो कि हमारा जो स्टेशन है वो हर एक स्टेशन इंडिपेंडेंट स्टेशन है, हर एक यूज़र इंडिपेंडेंट यूज़र है, ठीक है। दूसरा, हम एक सिंगल चैनल यूज़ कर रहे हैं और उस सिंगल चैनल को एन स्टेशन यूज़ करेंगे, है ना। सिंगल चैनल है और सिंगल चैनल को एन स्टेशन यूज़ करेंगे, बट वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अपने अकॉर्डिंग मतलब कि उनको कैसे डिसाइड होगा, ये चीज़ें कैसे डिसाइड होगी कि यूज़र 1 को पहले चैनल यूज़ करना है, यूज़र 2 को पहले करना है, या यूज़र 3 को पहले करना है। तो ये मेथड आपका चैनल एलोकेशन मेथड होता है, जिसके लिए हम मैक्स सब लेयर के प्रोटोकॉल्स की स्टडी कर रहे हैं। इतना क्लियर है बेटा आपको? कोई भी एक आंसर करिए जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करें। यस मैम। ओके, ठीक है। अब अपन चलते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है। इसको अपन स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली बेसिक आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज़ मैक्स सब लेयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। मैक्स सब लेयर प्रोटोकॉल्स को कितने पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। मैक्स सब लेयर का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, विच इज़ द सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर। ओके, इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि चैनल एलोकेशन कैसे करेंगे, तो ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं चैनल एलोकेशन के लिए, ठीक है। फिर दूसरा, कंट्रोल्ड एक्सेस यूज़ करते हैं चैनल एलोकेशन के लिए, और एक चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे FDM, TDM, CDM है। ये नहीं है आपके सिलेबस, बट कैटेगराइजेशन हमें पता होना चाहिए, है ना। these three types of categorization is done in the data link layer sub layer, which is the max sub layer, that is random access protocol, controlled access protocol, and channelization protocol. Okay, we have to study the aloha protocol, CSMA, CSMA CD, and CSMA CA. These are the random access protocol. random access क्यों बोलते हैं कि every time user can हर टाइम यूज़र आपका इंक्रीज हो सकता है चैनल का, है ना। जो शेयर्ड मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो रैंडम मेथड कौन सा है कि जिसमें हर एक के लिए चांसेस बढ़ जाएं कि वो यूज़ कर पाए चैनल को, ठीक है। एक अगर फिक्स मेथड यूज़ करेंगे तो हमेशा ही ये फिक्स हो सकता है कि कुछ ही यूज़र चैनल को यूज़ कर पाएँ, इसीलिए फिर रैंडम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की। फिर कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल में ये डिफाइन किया गया कि किस यूज़र की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है ना। सो वी प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू दीज टाइप ऑफ यूज़र्स। पोलिंग मेथड यूज़ कर सकते हो और टोकन पासिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे पार्किंग में जाते हैं तो हमारे पास अगर टोकन है तो हम जल्दी से पार्क कर सकते हैं गाड़ी, है ना, टोकन लेके। या किसी अगर मुझे वापस रिट्रीव भी करना है व्हीकल तो भी मैं टोकन दिखा के जल्दी से निकाल सकती हूँ पार्किंग से। तो ये सेम मेथड यहाँ पे कि जिसके पास टोकन है वो चैनल को यूज़ पहले कर सकता है। या फिर कोई पोलिंग मेथड
यूज करके भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या कोई एक फिक्स रिजर्वेशन मेथड है जिसके थ्रू भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे अलोहा प्रोटोकॉल, है ना। अलोहा की बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, या रैंडम एक्सेस में हम एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि एक हम कंटेंशन सिस्टम वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, है ना। एवरीवन नोज दैट कंटेंशन सिस्टम, सिस्टम मतलब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम से मतलब नहीं है, दैट इज कंटेंशन सिस्टम, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड कंटेंशन सिस्टम? सिस्टम दैट मीन्स द इन्वायरमेंट, है ना। इन दिस इन्वायरमेंट देयर इज अ सिंगल चैनल, वी हैव अ फिक्स कंडीशन, सिंगल चैनल, ठीक है, सिंगल चैनल, एंड देर आर n stations to use this channel, है ना। तो ये सारे n stations इक्वली केपेबल हैं उस सिंगल चैनल को यूज़ करने के लिए। जब एक ही आपकी सिंगल चैनल है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पे एक ही ट्रैफिक सिग्नल है ना, और उसी के थ्रू, उसी सर्कल के थ्रू सभी ट्रैफिक को पास होना है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, और अगर सिग्नल फॉलो नहीं किया तो कोलिजन भी हो सकता है, मतलब आपका एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर चैनल आपका एक है, ठीक है, एक सिंगल चैनल है, इस सिंगल चैनल को अगर n स्टेशंस को यूज़ करना है, तो कितनी एफिशिएंटली वो चैनल को यूज़ कर पाएँ, कितनी एफिशिएंटली चैनल को एक्सेस कर पाएँ, ये सारी चीज़ें हम मैक एक्सेस प्रोटोकॉल में पढ़ते हैं, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, तो कंटेंशन सिस्टम कौन सा सिस्टम है जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक हमारा स्टेशन मॉडल है जिसमें हम सिंगल चैनल कंसिडर कर रहे हैं, एन स्टेशन मॉडल से, यानी नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, एन हो सकते हैं, और इस तरह से चैनल को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है कि दे में यूज द चैनल इफिशिएंटली एंड कम से कम फ्रेम्स का कोलिजन है। ठीक है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंटेंशन सिस्टम। So, in random access or contention method, no station is superior to another station and none is assigned the control over another. That means कोई भी स्टेशन को मैंने मास्टर स्टेशन नहीं बनाया है, सारे स्टेशन एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। सारे स्टेशन को जो प्रोसेस यूज़ करना है चैनल एक्सेस करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, वो सारे स्टेशन एक जैसा ही यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी को मैंने कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं दी है, ओके। नो स्टेशन परमिट्स और डज नॉट परमिट अनदर स्टेशन टू सेंड, मतलब कोई भी किसी स्टेशन को अलाउ और डिसअलाउ नहीं कर सकता है कि वो फ्रेम ट्रांसमिट करेगा या नहीं करेगा चैनल पे, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेशन हैव अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू अचीव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द चैनल, ठीक है। अब उस कंडीशन में जिस स्टेशन के पास अगर डेटा है ट्रांसमिशन के लिए, वो चैनल को प्रोसीजर के थ्रू यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अब ये डिसाइड करना कि अगर एक से ज़्यादा चैनल के पास अगर डेटा है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करने के लिए, तो फिर अब क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो उन प्रोसेसेस के लिए आपके ये प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अलोहा प्रोटोकॉल, देन करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, जिसको अपन CSA में CD बोलते हैं, एंड करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आपको करियर सेंस से मतलब समझ में आ रहा हो, करियर मतलब जो इन्वायरमेंट, जो चैनल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंस करना मतलब कि पहले ये हम सेंस कर लें कि इफ़ द चैनल इज़ बिजी और आइडल, ठीक है। अगर आइडल है तो यूज़ कर सकते हैं चैनल को कोई भी स्टेशन, अगर बिजी है तो उस समय यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि उस समय अगर यूज़ करा तो दे में कोलाइड दी फ्रेम्स, ठीक है। देन अलोहा, अलोहा बेसिकली आपका फर्स्ट टाइप का, इस टाइप का एक मॉडल आया था जो एक्चुअली रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था, है ना। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए या ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ हुआ था, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जब यूज़ होते थे वॉर के टाइम पे, उस समय इसका इवोल्यूशन हुआ कि ऐसा कोई एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए था जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर पाते थे, है ना। तो वो अब अलोहा सिस्टम था, है ना, जो बेसिकली वायरलेस सिस्टम के लिए डिज़ाइन हुआ था। बट बाद में फिर वायरलेस के लिए इसमें कुछ जो आपकी लिमिटेशंस थी उसके कारण फिर करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस CSA में सी आया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दीज अलोहा प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और ग्राउंड ब्रॉडकास्टिंग, और वी कैन से दैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते थे, ठीक है। अब
को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दैट इज टाइप्स ऑफ अलोहा में आता है प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, और अलोहा में क्या होता है बेसिकली, ये आप लोगों ने पढ़ा है क्या बेटा पहले? ठीक है, देखिए प्योर अलोहा सिस्टम आपका किस टाइप का सिस्टम है, जिसमें आपके ये जो मैंने अभी आपको मॉड्यूल समझाया था कंटेंशन सिस्टम, कि कंटेंशन सिस्टम में एक ही चैनल है, ये चैनल आपको अलग अलग दिख रहे हैं पर ये है नहीं, ये आपका एक पूरा एक चैनल है जिसमें आपने ट्रांसमिशन बताया। जिसका भी माइक ऑन है बेटा म्यूट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखो हमने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है जिसमें आपके नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, 4 स्टेशन हैं, स्टेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये अलग अलग स्टेशन हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि डेटा लिंक लेयर की एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है, वो क्या होती है, फ्रेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसमिशन को हम डेटा ट्रांसमिशन या पैकेट ट्रांसमिशन नहीं बोल के फ्रेम ट्रांसमिशन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये आपका ट्रांसमिशन बता रहा है टाइम लाइन पे, जो एक सिंगल करियर यूज़ कर रहा है, सिंगल चैनल यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये एक सिंगल चैनल है। अब जब स्टेशन 1 ट्रांसमिट कर रहा है, सी स्टेशन 1 के पास डेटा फ्रेम है, अभी हमने क्या देखा था कंटेंशन सिस्टम में, जिस भी स्टेशन के पास डेटा फ्रेम्स होगी वो ट्रांसमिट कर सकता है चैनल पे, है ना। इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चैनल कि वो कैसे ट्रांसमिट करेगा, स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि स्टेशन ने तो अपनी साइड से फ्रेम चैनल पे ट्रांसमिट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टेशन 1 जो है वो एक फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है 1.1, क्योंकि जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है तो कुछ ना कुछ सीक्वेंस नंबर पैकेट्स के, फ्रेम्स के, सेगमेंट्स के होते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने फ्रेम नंबर यूज़ करा है, दैट इज़ 1.1। ठीक है, और वो दूसरी फ्रेम भी ट्रांसमिट कर रहा है, फ्रेम 1.2 भी उसने ट्रांसमिशन कर दिया था। ठीक है, अब फ्रेम 1.1 1.2 जब चैनल पे ट्रांसमिट हो रही थी स्टेशन 1 से, है ना, तो 1.1 जब ट्रांसमिट हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि किसी स्टेशन ने ट्रांसमिट नहीं किया चैनल पे। ठीक है, बट स्टेशन 2 ने जब फ्रेम 1.2 ट्रांसमिट हो चुकी थी, उसे उसके कुछ ही ड्यूरेशन में डेल्टा टाइम बाद उसने अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तब हुआ क्या कि इस फ्रेम के ट्रांसमिट होने से पहले ही, यानी इस फ्रेम की लास्ट बिट भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही स्टेशन 2 ने अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कोलिजन की, यानी इस फ्रेम की एंडिंग और फ्रेम 2.1 की स्टार्टिंग जो है फ्रेम की, वो कोलाइड हो गई। ठीक है, ये अगर कोलिजन हुआ इसका मतलब ये फ्रेम भी लॉस हो गई आपकी और ये फ्रेम भी लॉस हो गई, है ना, मतलब आपकी 2 फ्रेम का लॉस हो गया। तो आपका वल्नरेबल पीरियड कितना बढ़ गया, 2 फ्रेम टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ स्टेशन 3 देखो, स्टेशन 3 ने जब ट्रांसमिशन किया था तो अगेन वो इस फ्रेम के साथ इस स्टेशन 3 का लास्ट पॉइंट और फ्रेम का इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इस फ्रेम 2 का 2.1 का एंडिंग पॉइंट जो है वो कोलाइड हो रहा है। दिख रहा है कोलिजन? तो ये कोलिजन बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर हमने फिक्स टाइम पीरियड नहीं रखा किसी स्टेशन के लिए, तो इट मे बी पॉसिबल कि सम फ्रेम्स आर कोलाइड, जिसका ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, या हम बोल सकते हैं रीट्रांसमिशन जब करेंगे तो चैनल पे लोड तो इंक्रीज हो गई, ऑब्वियस सी बात है कि आप इतने में से देखो कि सिर्फ एक फ्रेम अभी सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रही है ना, फ्रेम 1.1, वो भी हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं क्योंकि वो भी यहाँ कोलाइड हो सकती है। तो कहने को देखें तो यहाँ पे सिर्फ स्टेशन 3 की फ्रेम 3.2 है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रही है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड, है ना, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। यहाँ देखो, ठीक है, तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेम में से सिर्फ एक ही फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुई है 4 स्टेशन में से, है ना। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स आपकी कोलाइड हो रही है ड्यू टू दी कि जो आपने प्रोसेस डिफाइन किया था कि जिस स्टेशन के पास डेटा फ्रेम्स है वो कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट सेंसिंग दी चैनल, है ना। तो सेंसिंग की तो यहाँ कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि अलोहा प्रोटोकॉल है। सेंसिंग तो जब हम करियर सेंसिंग यूज़ करते हैं तब हम करते हैं। अभी तो हमने कंडीशन क्या है कि स्टेशंस अवेलेबल होना चाहिए, स्टेशंस के पास फ्रेम होना चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, और एक कॉमन चैनल है जो कि हमारा स्टेशन मॉडल है पूरा। ठीक है, अब उस केस में अगर विदाउट सेंसिंग और विदाउट प्रायर आइडेंटिफाइंग दैट ए चैनल इज बिजी और आइडियल, अगर आपने फ्रेम ट्रांसमिट कर दी तो प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होगी जैसे इस फ्रेम की हुई है।
बट बाकी फ्रेम्स तो आपकी कोलाइड हो रही है कहीं ना कहीं, जैसे ये फ्रेम इसके साथ कोलाइड हो रही है ना। तो जहाँ कोलिजन ज्यादा होगा बेटा वहां पे उन फ्रेम्स को, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार फ्रेम ट्रांसमिट करके हो गया काम चैनल पे अब बस रेस्ट, है ना, ऐसा नहीं। आपको ट्रांसमिशन प्रॉपर करना है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि आप जो ट्रांसमिट कर रहे हो डेटा वो करेक्ट ट्रांसमिट करो, इन टाइम ट्रांसमिट करो और वैलिड डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है। और जितना कम्युनिकेशन पॉसिबल है वो पूरा ही ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो आपके इतनी फ्रेम में से सिर्फ एक ही फ्रेम ट्रांसमिट हुई है ना। उस केस में इन सारी फ्रेम का रीट्रांसमिशन तो होगा अलग अलग स्टेशन से। जब रीट्रांसमिशन होगा तो अगेन चैनल पे लोड बढ़ेगा, मतलब ओल्ड फ्रेम ही ट्रांसमिट हो रही है। अब जब ये स्टेशन 4 अगेन अपनी न्यू फ्रेम जनरेट करेगा तो वो भी तो चैनल पे ही ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। स्टेशन 3 भी अगर फ्रेम जनरेट कर रहा है ना, तो उसमें भी वो चैनल पे ही ट्रांसमिट करेगा। तो अब इस पे चैनल पे लोड बढ़ जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड लोड प्लस न्यू लोड, है ना। इतना लोड हो जाएगा आपका चैनल पे। मतलब ओल्ड मतलब जिसको रीट्रांसमिट करना है, रीट्रांसमिशन के लिए जो फ्रेम्स है वो, और जो न्यू फ्रेम्स आपका चैनल या स्टेशन जो है वो जनरेट कर रहे हैं उसके लिए। तो ये प्योर अलोहा नेटवर्क का डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है कि आप कभी भी कोई भी स्टेशन को अलाउ नहीं कर सकते ट्रांसमिशन के लिए। आपको एक फिक्स पॉलिसी यूज करना पड़ेगी जिसमें आपका कोलिजन कम से कम है ना। तो ये आपका वो कोलिजन ड्यूरेशन है जिसमें सबसे ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं फ्रेम्स के, ठीक है। ये इतना समझ में आया बेटा सबको? हाँ जी। कौन है ये? महक अग्रवाल। महक, क्या समझ में आया बेटा अभी जो मैंने पढ़ाया? महक माइक ऑन करिए बेटा। यस मैम। हाँ, अलोहा को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने? क्या टाइप्स है अलोहा के? मैम प्योर अलोहा और नॉर्मल अलोहा। नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल कोई वर्ड नहीं होता। प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। और यस क्या? मैम प्योर अलोहा प्योर स्लॉटेड। अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, नॉर्मल अलोहा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। अलोहा का बेसिक मीनिंग होता है हेलो, है ना। जब इस साइंटिस्ट ने इसको, हम बोल सकते हैं कि एक एब्राहम करके साइंटिस्ट था जिसने एक्चुअली अलोहा वर्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिसको अपन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज करते थे। उसका मीनिंग है एक्चुअली हेलो। तो ये हेलो करने का मतलब क्या है आपका, कि आप चैनल पे ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, विदाउट आइडेंटिफाइंग कि चैनल बिजी है या आइडल है, ठीक है। यस मैम। है ना। अब इसका प्रोसीजर हमको समझने से पहले एक चीज़ देखना पड़ेगी कि कुछ आपके टाइम डिलेज होते हैं जिसको अपन ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं, प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं, है ना। तो ये इसका जो फ्लो चार्ट है उसको पढ़ने से पहले हमको एक्चुअली वो टर्म्स देखनी पड़ेंगी कि प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले क्या होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा डेटा कॉम में, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले। अपन देखते हैं चलो। व्हाइट बोर्ड विजिबल है बेटा? यस Yes, ma'am. अब मैं आपको बेसिकली जो टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे, वो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ट्रांसमिशन डिले, प्रोपोगेशन डिले क्या होता है ना। एक मैंने टाइमलाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, देखिएगा। मैंने टाइमलाइन करी है ट्रांसमिशन के लिए। इसको चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है।
ये एक मेरा होस्ट है जिसको अपन बोल सकते हैं कि होस्ट 1 है और ये होस्ट 2 है ना। तो होस्ट 1 की हम DLL लेयर पे काम कर रहे हैं और होस्ट 2 की भी डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब अपन डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो वी आर यूजिंग वर्ड फ्रेम्स। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम ट्रांसमिशन किया। इसको ब्लॉक में क्यों बनाया, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ बिट्स आप ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कि अगर अपन ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जिस टाइम पे आपने चैनल पे फ्रेम ट्रांसमिट करिए, लोड करिए, तो इमीडिएटली तो आपकी रिसीवर साइड पे तो नहीं पहुँच जाएगी, है ना, उसको कुछ डिले लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये डिले आपका क्या कहलाता है, ये जो टाइम पीरियड है जिसमें आप क्या कर रहे हो, चैनल पे फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हो, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांसमिशन डिले भी बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन डिले मतलब द टाइम, बेसिकली द टाइम टेकन बाय द फ्रेम, है ना, या टाइम टेकन बाय द होस्ट टू ट्रांसमिट द फ्रेम ऑन द चैनल। ये होस्ट H1 कितना टाइम ले रहा है चैनल पे फ्रेम ट्रांसमिशन के लिए, यानी इस फ्रेम की लास्ट बिट चैनल पे कब ट्रांसमिट हुई है। ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम। क्या कहलाएगा वो, ट्रांसमिशन टाइम। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी है तो इसको अच्छे से समझिएगा। ये ट्रांसमिशन टाइम है आपका। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि स्पेसिफिकली यहाँ पे क्योंकि जैसे ही ट्रांसमिट किया वैसे ही इमीडिएटली तो रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, उसको कुछ डिले लगेगा, तो वो डिले आपका क्या कहलाता है, ये डिले है आपका प्रोपोगेशन डिले, जिसको अपन बोलते हैं TP। मतलब ये इमीडिएटली यहाँ रिसीव नहीं हो रहा है, वो इतने टाइम बाद रिसीव हो रहा है, वो क्या कहलाता है आपका प्रोपोगेशन डिले। तो प्रोपोगेशन डिले बेसिकली क्या हुआ, मतलब बेसिकली द टाइम टेकन बाय द लास्ट बिट ऑफ द पैकेट और फ्रेम टू रीच एट द डेस्टिनेशन, कि इस पर्टिकुलर फ्रेम की लास्ट बिट कब चैनल पे रिसीव हुई है या कब स्टेशन पे रिसीव हुई है, वो कहलाता है आपका प्रोपोगेशन टाइम। क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम, ठीक है। अब प्रोपोगेशन टाइम भी गिवन है, ट्रांसमिशन टाइम भी गिवन है, तो अब मुझे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है। यहाँ देखो कि ये तो आपका प्रोपोगेशन टाइम है। ठीक है, यहाँ पे अब ये चैनल के पास जब सॉरी स्टेशन के पास जब फ्रेम आएगी तो इसको कुछ स्पेसिफिकली क्यूइंग टाइम भी लगेगा। क्यूइंग टाइम का क्या मतलब है कि ऑलरेडी इस डेटा लिंक लेयर पे क्यू में नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगी प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसमें से ये एक फ्रेम और ऐड हो जाएगी, तो इसको कुछ क्यूइंग टाइम भी लगेगा, वेटिंग टाइम भी लगेगा, है ना। और दूसरा क्या है आपका, अब जब क्यू टाइम के बाद वो जब डेटा लिंक लेयर पे आएगी एक्चुअली प्रोसेस के लिए, तो उसको कुछ प्रोसेसिंग टाइम भी लगेगा। वो प्रोसेसिंग टाइम किस लिए, कि इस फ्रेम को कैसे रीअरेंज करना है, उसका एरर डिटेक्शन कैसे करना है, और फिर उसको अगर करेक्ट है फ्रेम तो उसको अपर लेयर को कैसे डिलीवर करना है, तो ये इसका प्रोसेसिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, तो क्यूइंग टाइम भी लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम भी लगेगा। अगेन क्योंकि जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करना जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना जरूरी है, इसी को हम रिलायबल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो होस्ट 2 जो है वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम भी सेंड करेगा। ये इसने एक्नॉलेजमेंट फ्रेम सेंड करी। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस फ्रेम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसने ये एक्नॉलेजमेंट फ्रेम भी सेंड करी। तब एक्नॉलेजमेंट फ्रेम सेंड करी मतलब इसका भी कुछ प्रोपोगेशन टाइम होगा, है ना, इसका भी प्रोपोगेशन टाइम होगा और इसका भी ट्रांसमिशन टाइम होगा। ठीक है, तो हम ट्रांसमिशन टाइम को एक्चुअली नेग्लिजिबल मानते हैं एक्नॉलेजमेंट को, क्योंकि सिंगल भी ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, वो ऑलमोस्ट आप नील मानते हो उसको, है ना। तो क्या बचा इसमें, प्रोपोगेशन टाइम बचा कि उसकी लास्ट बिट आपकी रिसीव हो रही है इस साइड पे, कि एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली करेक्टली उसने रिसीव कर लिया, है ना। तो ये कुछ आपके टाइम डिलेज हैं, ट्रांसमिशन टाइम फॉर द फ्रेम, प्रोपोगेशन डिले फॉर द ट्रांसमिटेड फ्रेम, फिर ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम, ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट। तो ये तो ऑलमोस्ट आपका नील है। और ट्रांसमिशन टाइम फॉर द प्रोपोगेशन टाइम फॉर द फ्रेम एंड प्रोपोगेशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ये ऑलमोस्ट आपका सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि
ट्रांसमिशन टाइम में फ्रेम को कितना एवरेज ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है, ठीक है, चैनल पे लास्ट बिट ट्रांसमिट करने में, प्रोपोगेशन डिले में कितना टाइम उसको एक्चुअली लास्ट बिट को रिसीवर साइड पे रिसीव करने में लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर इन टर्म्स ऑफ हम फ्रेम साइज देखें, है ना, क्योंकि ये मैंने शुरू में भी बताया था कि फ्रेम की साइज आपकी फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल साइज की फ्रेम भी हो सकती है, आपकी सीक्वेंस ऑफ बिट्स होती है, वो क्या साइज की फ्रेम होगी, है ना, ये फ्रेम्स है। तो ट्रांसमिशन टाइम एक्चुअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइज ऑफ फ्रेम से और डेटा रेट से भी। तो ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल्स टू n/r होता है। ये आप कहीं नोट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा। ट्रांसमिशन टाइम को अगर हमको कैलकुलेट करना है किसी फ्रेम के ट्रांसमिशन टाइम को, तो कैसे कैलकुलेट होगा? एक तो फ्रेम की साइज से कैलकुलेट होगा और दूसरा डेटा रेट से कैलकुलेट होगा, है ना। एक मिनट बेटा, स्टूडेंट एंटर हो गए। ठीक है, तो n क्या है? बेसिकली आपका साइज ऑफ द फ्रेम, वो बिट्स और बाइट्स में भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा r क्या है? आपका डेटा रेट है, जिसको अपन बैंडविड्थ बोलते हैं, है ना। बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं इसको, बिट्स पर सेकंड में, ठीक है, ये बिट्स में मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है आपका ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। दूसरा, प्रोपोगेशन टाइम अगर मुझे निकालना है फ्रेम का, तो कैसे निकलेगा? दैट इज d/v। हियर d इज द डिस्टेंस ऑफ द केबल, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन, ठीक है, और दूसरा v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द चैनल, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। दूसरा, अगर मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करवाऊँ आपकी, क्योंकि मैक सब लेयर के प्रोटोकॉल्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने परफॉर्मेंस तो मेजर करना ज़रूरी है हर एक का, है ना। तो ये परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा? एफिशिएंसी, जिसको अपन थ्रूपुट बोलते हैं। तो थ्रूपुट या एफिशिएंसी फॉर दी प्रोटोकॉल कैसे मेजर करते हैं हम? कि टोटल टाइम पीरियड, मतलब ट्रांसमिशन टाइम पीरियड अपॉन टोटल टाइम पीरियड लगता है ना। टोटल टाइम पीरियड, तो टोटल टाइम पीरियड यहाँ क्या हुआ बेटा? ये सभी चीज़ें नोट करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एफिशिएंसी इक्वल्स टू ट्रांसमिशन टाइम, टोटल टाइम मुझे कोई बताएगा यहाँ देख के कितना टोटल टाइम लग रहा है? एक तो ट्रांसमिशन टाइम फॉर दी डेटा फ्रेम, ठीक है, प्लस ट्रांसमिशन टाइम, सॉरी, प्रोपोगेशन टाइम फॉर दी डेटा फ्रेम। दूसरा, एक्नॉलेजमेंट टाइम, सॉरी, ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम, वो ऑलमोस्ट आपका नील था, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ लिख सकते हैं बट अपन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट नील है वो, है ना। दूसरा, प्रोपोगेशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम, ठीक है, और प्रोसेसिंग टाइम और क्यूइंग टाइम, ठीक है। तो प्रोसेसिंग टाइम, क्यूइंग टाइम और एक्नॉलेजमेंट टाइम, सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे इसको नील कर देते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे देखो, efficiency of MAC layer protocol is transmission time upon transmission time plus 2 of TP। क्यों? क्योंकि आपका प्रोपोगेशन टाइम जो था, प्रोपोगेशन टाइम फ्रेम के लिए और प्रोपोगेशन टाइम एक्नॉलेजमेंट के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर था, इसलिए वो टीपी, प्रोपोगेशन डिले, दो बार कैलकुलेट हुआ है, इसलिए वो ट्रांसमिशन टाइम टीटी अपॉन टीटी प्लस 2TP, ये आपका एक फॉर्मूला हुआ जो आप मैक सब लेयर के प्रोटोकॉल को एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, है ना। लिख सकते हैं वापस, ट्रांसमिशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। इट इज़ द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मैक सब लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एक ये ट्रांसमिशन टाइम का और एक ये प्रोपोगेशन डिले का। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? आप अभी पूछ लीजिए क्योंकि इस बेस पे न्यूमेरिकल है। मैम ये 2TP कैसे हुआ? 2TP कैसे हुआ बता देती हूँ। प्रोपोगेशन डिले क्या था? प्रोपोगेशन डिले जब अपन फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ देखो ये फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो फ्रेम की लास्ट बिट कब रिसीवर साइड पे अराइव होगी, वो आपका प्रोपोगेशन डिले हो गया। तो प्रोपोगेशन डिले हम फ्रेम का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रोपोगेशन डिले क्या? जब एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। एक्नॉलेजमेंट मतलब हम बोलते हैं कि अलोहा प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब आप फ्रेम ट्रांसमिट करते हो तो रिसीवर एंड से फीडबैक आना ज़रूरी है।
है कि आपने वो फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव करी है। तो इस फ्रेम 1 का एक्नॉलेजमेंट ये आपका रिसीवर सेंड करेगा, है ना। इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। तो एक्नॉलेजमेंट अगर सेंड करे, इट आल्सो कंटेन सम बिट्स, जो ट्रांसमिशन में आप वही चैनल यूज करेगा, उतनी बैंडविड्थ लगेगी उसको भी, है ना। तो उसके लिए, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मतलब कोई एक सिंगल बिट थोड़ी भेज दी, उसके लिए भी पूरा फ्रेम फॉर्मेट यूज होता है ना। फ्रेम मैंने ये बताई है, ऐसी फ्रेम ट्रांसमिट नहीं होती है, इसके आगे इसका हेडर अपेंड होता है, इसके आगे ट्रेलर अपेंड होता है, और फिर ट्रांसमिशन होता है। तो ये पूरा फ्रेम डिजाइनिंग एक्नॉलेजमेंट के लिए भी होगा। तो उसके लिए प्रोसेसिंग, इसके लिए जो ट्रांसमिशन टाइम तो लगेगा ही, उसके साथ प्रोपोगेशन डिले भी लगेगा एक्नॉलेजमेंट फ्रेम का, कि एक्नॉलेजमेंट की लास्ट बिट रिसीवर अब यहाँ कौन है, जिसने फ्रेम सेंड करी थी, तो वो रिसीव कब कर रहा है, दैट इज द प्रोपोगेशन डिले फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने, देखो, प्रोपोगेशन डिले फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। तो ये प्रोपोगेशन डिले एक्नॉलेजमेंट फ्रेम का, और ये प्रोपोगेशन डिले फॉर द फ्रेम, डेटा फ्रेम। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काउंट होते हैं, है ना, नेटवर्क में। इसीलिए इनको हमने ट्वाइस है ये, इसलिए ये 2 ऑफ टीपी हो गया, ट्वाइस ऑफ टीपी हो गया, है ना। एक्नॉलेजमेंट जो है, ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ये 0 हो गया। प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट होती है, क्यूइंग टाइम फास्ट होता है, क्योंकि उसमें बफर मेंटेन होता है, इसलिए वो फास्ट, मतलब नंबर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम वो स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसको वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए क्यूइंग टाइम और प्रोसेसिंग टाइम भी 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, इसीलिए आपका टोटल टाइम पीरियड अब क्या हो गया, सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम और ट्वाइस ऑफ द प्रोपोगेशन डिले बचा। क्लियर है अब? यस मैम। ओके। ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करूं बेटा? अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। स्टॉप करूं स्क्रीन शेयर ये वाला? आंसर करो जल्दी से। कोई फॉर्मूला नोट करना है तो कर लो जल्दी, Yes, ma'am. है ना। स्टॉप करूं शेयर अभी? Yes, ma'am. ओके। ठीक है, अब आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझना आएगा कि इस फ्लो चार्ट में हम क्या समझाना चाहते हैं, है ना। यहाँ देखो, ठीक है, फ्लो चार्ट देखो, है ना। ये फ्लो चार्ट फॉर दिया प्रोसीजर फॉर द प्योर अलोहा प्रोटोकॉल है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो फ्रेम ट्रांसमिशन। कब स्टार्ट कर सकते हैं? जब स्टेशन हैज़ अ फ्रेम टू सेंड। जैसे मैंने प्रीवियस डायग्राम में बताया कि अगर स्टेशन के पास फ्रेम है ट्रांसमिशन के लिए, तो वो स्टार्ट कर सकता है ना, ट्रांसमिशन। तो पर्टिकुलर स्टेशन ने फ्रेम ट्रांसमिशन स्टार्ट करा, है ना। और के क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू ट्रांसमिट द फ्रेम, कि कितनी कौन सा अटेम्प्ट है उस फ्रेम को ट्रांसमिट करने का चैनल पे, है ना। तो इनिशियली तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, इसलिए वो के इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट होगी। ठीक है, देन इट स्टार्ट सेंडिंग दी फ्रेम सेंडिंग स्टार्ट करी। अब वेट किया टाइम आउट टाइम के लिए, है ना। वेट टाइम आउट टाइम मतलब कि आपको कितने टाइम बाद आपको ये चेक करना है कि इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा या नहीं आया, तो मुझे रीट्रांसमिट करना है। तो ये वेटिंग टाइम पीरियड है सेंड करने के बाद। ठीक है, वेटिंग टाइम पीरियड क्या है, वेट टाइम आउट टाइम पीरियड, दैट इज 2 into TP। हियर TP इज द प्रोपोगेशन डिले फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम, है ना। प्रोपोगेशन डिले है ये, प्रोपोगेशन डिले ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, दूसरा, इतने टाइम पीरियड वेट करने के बाद अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेता है, ठीक है, देन द ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल। अदरवाइज ट्रांसमिशन को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी फ्रेम अभी ट्रांसमिट करी थी, इसका मतलब अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी फ्रेम जो है वो कोलाइड होगी, इसलिए उस फ्रेम को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो अटैम्प्ट उसका चेंज हो गया, अब वो सेकेंड अटेम्प्ट में आ गई कि के को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि अब उसको रीट्रांसमिट करना है, के इक्वल्स टू के प्लस 1 कर दिया, ये रीट्रांसमिशन काउंट है। ठीक है, रीट्रांसमिशन काउंट की भी लिमिट डिसाइड करना जरूरी है, ऐसे थोड़ी हम इनफाइनाइट टाइम तक रीट्रांस, अगर अगेन फिर से वो फ्रेम कोलाइड होगी तो हम फिर से इंक्रीज करेंगे, फिर कोलाइड होगी तो फिर से रीट्रांसमिशन, तो ऐसा हम कितने टाइम करेंगे। इसलिए के को एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक डिफाइन करना ज़रूरी है। तो इफ़ के की जो मैक्सिमम वैल्यू वो एक्चुअली 15 होती है, 15 के बाद कोई भी फ्रेम अबॉर्ट हो जाएगी, वो फिर ट्रांसमिट नहीं होगी दोबारा, कभी भी उस नेटवर्क में उस चैनल से ट्रांसमिशन उस फ्रेम का नहीं होगा। ठीक है, तो के इज़ ग्रेटर देन के ऑफ मैक्सिमम,
ठीक है, अगर के अभी भी आपका मैक्सिमम 15 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, ये अबॉर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको अब एक रैंडम टाइम पीरियड चूज करना पड़ेगा कि मैं कितने टाइम बाद चैनल पे फिर से ट्रांसमिशन स्टार्ट करूँ तो मेरी वो फ्रेम कोलाइड नहीं हो, है ना। प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मैं इमीडिएटली ट्रांसमिशन नहीं कर सकती। यहाँ देखो, ठीक है, सपोज ये वाली फ्रेम इसकी कोलाइड हो गई, ये फ्रेम कोलाइड हो गई, तो अब इस स्टेशन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस फ्रेम को कब फिर से रीट्रांसमिट करना है, तो वापस उसी टाइम पे इमीडिएटली ना करके वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वेट करे और उसके बाद फिर रीट्रांसमिट करे, ताकि उसी फ्रेम के या सेम फ्रेम के कोलिजन की प्रोबेबिलिटी आपकी नेग्लिजिबल हो जाए, है ना। तो इसीलिए ये प्रोसेस यहाँ किया है कि जहाँ पे आपको क्या किया है कि आपने एक तो काउंट चेक करा, इफ इट एक्सीड इट्स मैक्सिमम काउंट then it abort that particular transmission of that frame, otherwise it sends or it sets a random value for the waiting time period, जो कहाँ से सेट हो रही है आपकी, एक रैंडम वैल्यू अपन चूज कर रहे हैं आर की, दैट इज 0 एंड 2 टू द पावर k-1 के बीच की, है ना, 0 से लेके 2 टू द पावर k-1 के बीच की अपन एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद, है ना, अब कैसे सेलेक्ट करेंगे अभी मैं बताती हूँ आपको, है ना। जैसे एक एग्जांपल है पीछे, अब उस पर्टिकुलर बैक ऑफ टाइम पीरियड के लिए वेट करना है। वो बैक ऑफ टाइम पीरियड क्या है आपका, कि कितने टाइम पीरियड तक आपको वेट करना है और फिर से रीसेंड करना है फ्रेम को, ताकि वही सेम फ्रेम कोलाइड नहीं हो, है ना। तो ये आपका क्या है, बैक ऑफ टाइम पीरियड। हाउ वी कैलकुलेट द बैक ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज आर इंटू प्रोपोगेशन टाइम। क्या है, आर इंटू प्रोपोगेशन टाइम। तो अब यहाँ निकालो, हमारा के कितना था, 1 है सपोज। ठीक है, तो 2 टू द पावर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी 0,1 एक मेरा रैंडम सेट हो गया, जिसमें से अगर मैं 0 लेती हूँ तो मेरी टी बी वैल्यू क्या होगी, अगर 1 लूँगी तो टी बी वैल्यू क्या होगी, टी बी या मेरा बैक ऑफ टाइम पीरियड, वेटिंग टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो अगर अपन 0 लेते हैं, 0 आएगा, एक सेकेंड ना, टी बी इक्वल्स टू आर इंटू प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, अगर मैंने टी बी की वैल्यू मेरी अकॉर्डिंग टू ये मेरा जो ट्रांसमिशन था उसके अकॉर्डिंग मेरी क्या सेट आई, 0 और 1 आया, तो आर इक्वल्स टू 0 इंटू टी पी जो भी था, तो ये मेरा कितना हो गया, बैक ऑफ टाइम पीरियड 0 हो गया। मतलब 0 टाइम इमीडिएटली अब मैं फिर से फ्रेम सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, बट अगर मेरा 1 है, अगर मैंने 1 लिया तो ये कितना हो गया, 1 इंटू टी पी होगा। 1 इंटू टी पी मतलब अप्रोक्सीमेटली प्रोपोगेशन डिले तक मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिर उसी फ्रेम को रीसेंड कर सकती हूँ। क्लियर है ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्योर अलोहा सिस्टम है, वो प्योर अलोहा सिस्टम में स्टेशन के पास अगर डेटा फ्रेम्स है तो वो इमीडिएटली ट्रांसमिट कर सकता है, बट अगर फर्स्ट टाइम में ही उसकी फ्रेम अगर कोलाइड हो गई, लॉस हो गई, तो उस फ्रेम को रीट्रांसमिट करने के लिए उसको क्या प्रोसेस लेना पड़ेगा, कितना वेटिंग टाइम तक वेट करके फिर ट्रांसमिट करना पड़ेगा, उसके लिए हमने ये प्रोसेस समझाया है। और वो प्रोसेस आपका बैक ऑफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, और बैक ऑफ टाइम पीरियड आपका क्या है, वेटिंग टाइम पीरियड है उस चैनल, उस स्टेशन के लिए, कि इस स्टेशन को इतने टाइम पीरियड तक वेट करने के बाद ही अब चैनल पे फिर से रीट्रांसमिट करना है। अगर इतना वेट नहीं किया तो वो सेम फ्रेम फिर से कोलाइड हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। ये क्लियर है बेटा, है ना। वापस देख लो, स्टार्ट करा है हमने। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करिए, जहाँ अगर स्टेशन के पास फ्रेम से सेंड करने के लिए, देन इट स्टार्ट्स ट्रांसमिशन। तो ये इसका फर्स्ट ट्रांसमिशन है, इसलिए के की वैल्यू 0 है आपकी, के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर दी रीट्रांसमिशन है। ठीक है, फ्रेम सेंड हो गई आपकी, सेंड होने के बाद क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना है ना, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना है, तो कितने टाइम पीरियड तक वेट करें एक्नॉलेजमेंट के लिए, इतने टाइम पीरियड तक, 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले तक। ठीक है, इतने वेटिंग टाइम में भी अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है, इसका मतलब आपकी फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गई, तब आप नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर नहीं होती है तो आपने के को इंक्रीज किया, क्योंकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आ गया, रीट्रांसमिशन काउंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, के इज दी रीट्रांसमिशन काउंट। अब के कितना हो गया आपका, 0 + 1 1। ठीक है, 1 अटेम्प्ट है आपका, के की वैल्यू इसकी लिमिट से चेक होगी, इफ लिमिट इज 15 से अगर ज़्यादा है तो ये अबॉर्ट कर देगा उस ट्रांसमिशन को, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर फ्रेम इज नॉट ट्रांसमिटेड ऑन दी चैनल फर्दर। ठीक है, देन अगर
ये काउंट आपका लोअर है मैक्सिमम काउंट से, तो अब एक वेटिंग टाइम इंट्रोड्यूस किया है। वो वेटिंग टाइम के लिए उसको एक रैंडम सेट लेना है। वो रैंडम सेट आपका कहाँ से कैलकुलेट होगा? वी कैन सेलेक्ट द रैंडम वैल्यू फ्रॉम द फॉर्मूला 0 एंड 2 टू द पावर k माइनस 1 से। यहाँ पे k पहला अटेम्प्ट क्या है आपका 1, 2 टू द पावर 1 माइनस 1, यानी मेरा सेट क्या बना 0 और 1। ठीक है, उस बेसिस पे मैं पहला वेटिंग टाइम कैलकुलेट करूंगी। वो टीबी क्या है मेरा? बैक ऑफ टाइम, दैट इज द वेटिंग टाइम फॉर द स्टेशन। ठीक है, फॉर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इसका 0 था और सेकंड रैंडम वैल्यू कैलकुलेट करी, तो वो कितने टाइम तक वेट करना है? प्रोपोगेशन डिले तक, एक फ्रेम के प्रोपोगेशन डिले तक उसको वेट करना है और फिर सेंड करना है, ताकि ये सेम फ्रेम फिर से नहीं हो। ठीक है, क्लियर है बेटा? मैम अगर ये आर की वैल्यू अगर अपन 0 लेते हैं तो अपना जो बैक ऑफ टाइम है वो 0 हो जाएगा, तो मतलब इमीडिएटली फ्रेम ट्रांसमिट होगी वापस, तो हाँ चांसेस हाँ ज्यादा है ना कोलिजन के। हाँ, क्योंकि ये 0 क्यों आया? क्योंकि बहुत बार आपका क्या होता है कि अब ये रैंडम सेट में मेरे सिर्फ 2 ही वैल्यू है, इसका मतलब आपका रीट्रांसमिशन बहुत कम हुआ है फ्रेम का। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो जाए, इसलिए वो 0 काउंट से मल्टीप्लाई करके बताया है ना। बट अब जैसे मैं आगे एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, यहाँ देखना, ये एग्जाम्पल में आपकी वैल्यू ये k इक्वल्स टू 1 के लिए है, k इक्वल्स टू 2 के लिए देखो सेट आपका इंक्रीज हो गया, यानी इसमें 4 वैल्यूज हो गई। इसका मतलब आपकी वो फ्रेम जो है वो कितने बार, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4th बार रीट्रांसमिट हो रही है। इसका मतलब चैनल पे लोड तो बढ़ ही रहा है ना। ठीक है, इसलिए आप उस केस में अब 0 को अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। अब ये देखना पड़ेगा कि ये रैंडम सेट में कितने वैल्यूज अवेलेबल हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आइदर वी टेक 0 और नॉट। आ रहा है समझ में? देखो, अगर रीट्रांसमिशन काउंट अगर इंक्रीज हो रहा है, बार बार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो फ्रेम बार बार लॉस हो रही है, किसी न किसी दूसरी फ्रेम के साथ वो कोलाइड हो रही है। ठीक है, तो अबॉर्ट करने से अच्छा है कि मैं उसका वेटिंग टाइम इंक्रीज कर लूँ। अप्रोक्सीमेटली 15 रीट्रांसमिशन तक तो मेरी परमिशन है, उसके बाद तो मुझे अबॉर्ट ही करना पड़ेगा। तो ये रैंडम सेट डिफाइन कर रहा है कि आप या तो उसको मैक्सिमम वेटिंग टाइम पीरियड तक वेट कर लो, जो आपकी लास्ट काउंट है ना रैंडम सेट की 3, उस टाइम तक वेट कर लो, तो उतने में तो जितनी फ्रेम्स ऑलरेडी चैनल पे वो तो अपने रिसीवर तक पहुंच ही जाएगी। ठीक है, ये आगे जो मैं आपको और सीक्वेंस समझाऊंगी ना बेटा, उससे और क्लियर हो जाएगा, जिसकी अपन अभी थ्रूपुट भी कैलकुलेट करेंगे प्योर अलोहा का। ये डायग्राम क्लियर है, ये प्रोसीजर क्लियर है बिल्कुल प्योर अलोहा का। व्हाट इज मीनिंग ऑफ के? के क्या है आपका, है ना, के क्या होना चाहिए, क्या है ये आपका काउंट है, रीट्रांसमिशन काउंट है। वेटिंग टाइम क्या है आपका? वेटिंग टाइम फॉर व्हाट? टू रिसीव दी एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कब तक आ जाना चाहिए, उसका वेटिंग टाइम है। उसके बाद वो ऑलमोस्ट मान लेगा कि अब आपकी फ्रेम कोलाइड हो गई है, इसलिए उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये रैंडम वैल्यू हमने सेलेक्ट करी है वेटिंग टाइम के लिए, किसके बाद रीट्रांसमिशन करना है अगर फ्रेम का, तो कितने टाइम बाद फिर से रीट्रांसमिट करेंगे फ्रेम चैनल पे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी आंसर करो बेटा, टाइम भी हो गया क्लास का। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल 2 क्लासेस हैं अपनी। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की भी है, हर चीज़ स्लाइड पे नहीं हो सकती पीपीटी पे। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करो कोई भी। हाँ, नहीं तो मैं एंड करती हूँ मीटिंग। लवीना, मानव, माज, आंसर करिए बेटा। यस मैम। है ना, आ रहा है समझ में ये सब्जेक्ट? थोड़ा धीरे धीरे आप जब पेज यस बनेगा मैम। तो चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो अपन को ये समझना है कि मैक सब लेयर का पर्पस क्या है और उसके लिए हम कौन से प्रोटोकॉल उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।